नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन पर चर्चा करेंगे। होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य आंदोलन। तो चलिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर होम रूल आंदोलन के विषय में अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रारंभ हुआ था। आयरलैंड में एक आयरिश नेता थे जिनका नाम था रेडमॉन्ड। उन्हीं के नेतृत्व में आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से आयरलैंड में होम रूल यह स्वशासन प्राप्त करना था। श्रीमती एनी बेसेंट भी आयरलैंड की ही थी और वो इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। श्रीमती एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका भी थी। श्रीमती एनी बेसेंट चाहती थी कि भारत में भी आयरलैंड की तरह होम रूल आंदोलन चलाया जाए और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे स्वयं कांग्रेस में शामिल हुई और उदारवादियों तथा उग्रवादियों को एकताबद्ध कर होम रूल आंदोलन चलाने का कार्य किया। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ये तो हमने इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ी चर्चा की। अब हम लोग चर्चा करते हैं होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। होम रूल आंदोलन एक वैधानिक और शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसका सबसे पहला उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इस संदर्भ में एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र कॉमनवील में लिखा था कि राजनीतिक सुधारों से हमारा उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला नगर पालिकाओं तथा विधान सभाओं तक राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना है। इस राष्ट्रीय संसद के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की धारा सभाओं के समान ही होंगे। इसे नाम चाहे जो भी दिया जाए। और अब जब ब्रिटिश साम्राज्य की संसद में स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि लिए जाएं, तो भारत का भी प्रतिनिधि उस संसद में पहुंचे। होम रूल आंदोलन का जो दूसरा उद्देश्य था वह यह था कि श्रीमती बेसेंट ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधी नहीं थी और न ही वो इस आंदोलन के जरिए अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की पक्षधर थी। या उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उनका उद्देश्य यह भी नहीं था कि युद्ध प्रयत्नों में कोई बाधा डाली जाए। इसके विपरीत वह चाहती थी कि यह आंदोलन तो इस विचार पर आधारित था कि स्वशासित भारत साम्राज्य के लिए युद्ध में अधिक सहायक हो सकेगा। एक तरह से इसका उद्देश्य युद्ध में परोक्ष रूप से ब्रिटेन की सहायता करना था। जहाँ तक होम रूल आंदोलन के तीसरे उद्देश्य का प्रश्न है, तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर ले जाने से रोका जाए। श्रीमती एनी बेसेंट ने तत्कालीन
भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यदि शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा तो भारतीय राजनीति पर क्रांतिकारियों और आतंकवादियों या उग्रवादियों का आधिपत्य जो स्थापित होने की दिशा चल पड़ी है वह नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से आंदोलन चलाना उचित समझा। जहाँ तक होम रूल आंदोलन के एक अन्य उद्देश्य का प्रश्न है तो इसका उद्देश्य यह भी था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय भारतीय राजनीति की दशा और दिशा काफ़ी शिथिल पड़ गई थी और सक्रिय कार्यक्रम तथा प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति भी रुक गई थी। अतः भारतीय जनता के मन में राष्ट्रवाद के प्रति पुनः प्रेम जगाने के लिए, भारतीय जनता को सुप्ता अवस्था से जगाने के लिए वो चाहती थी कि इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ किया जाए। इस संदर्भ में स्वयं उनका कहना था कि मैं तो एक भारतीय टॉम टॉम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, जिससे वे उठें और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कार्य करें। एक तरह से कहा जाए तो होम रूल आंदोलन भारत के लिए स्वशासन की याचना नहीं थी बल्कि अधिकारपूर्ण मांग की अभिव्यक्ति थी। अब हम लोग आंदोलन के प्रारंभ और उसकी प्रगति के ऊपर भी कुछ चर्चा करते हैं। मार्च 1916 में लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका प्रमुख केंद्र पूना था। इसके ठीक 6 महीने बाद 1 सितंबर 1916 को श्रीमती एनी बेसेंट ने भी मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने एनी बेसेंट को पूरा सहयोग दिया और दोनों नेता एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संगठित रूप से कार्य करने लगे। आंदोलन के समर्थकों ने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक रूप से प्रयास किए। इन दोनों नेताओं ने पूरे भारत का दौरा किया और अपने भाषणों और समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल की मांग को जनता के बीच में व्यापक रूप से उठाया। इन दोनों नेताओं के ये दौरे बहुत ही प्रभावशाली रहे। यहाँ तक कि पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि होम रूल आंदोलन के नेताओं की प्रचार यात्राएं विजय यात्राओं से कम नहीं हैं। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस आंदोलन का व्यापक रूप से प्रचार किया। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रारंभ किया। वहीं तिलक ने अपने पत्र केसरी और मराठा के द्वारा इस दिशा में व्यापक रूप से कार्य किया। 1917 के प्रारंभ तक यह आंदोलन एक तरह से पूरे भारत में फैल गया और अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर पहुंच गया। इस शांतिमय एवं वैधानिक आंदोलन ने भारतीय जनता में एक नई जागृति का संचार किया। आंदोलन के प्रभाव के संबंध में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि देश के वातावरण में मानो बिजली सी दौड़ गई थी और हम नवयुवक एक अजीब उत्साह तथा स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। हम यह आशा करते थे कि इसका परिणाम भविष्य में
कुछ अलग होगा। इसी तरह पुनिया के शब्दों में सारा देश नए विचारों से आंदोलित हो रहा था और ऐसे नवजीवन से भर उठा था जैसा कि इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि आंदोलन व्यापक रूप से फैल रहा था, इससे ब्रिटिश शासन के मन में डर उत्पन्न हो गया था और शासन ने इसका दमन करना प्रारंभ कर दिया था। थोड़ी चर्चा अब हम लोग शासन के द्वारा जो इसका दमन किया गया और इसका क्या प्रभाव हुआ और यह आंदोलन कैसे समाप्त हुआ, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जैसा कि हम देख रहे थे कि आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था और सरकार इस आंदोलन की गति से घबरा गई थी और उसने इसे कुचलने का पूरा प्रयास किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के क्रियाकलापों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। बाल गंगाधर तिलक को यह आदेश दिया गया कि वह 1 वर्ष के लिए अपनी राजनीतिक कार्रवाइयां बंद कर दें। बाल गंगाधर तिलक ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और अंततः सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। होम रूल आंदोलन के प्रचार को रोकने के लिए दमनमूलक प्रेस एक्ट का सरकार के द्वारा खुलकर प्रयोग किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट के न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार हो रहा था। सरकार ने प्रेस और पत्र के लिए 20,000 की जमानत राशि मांगी और वह जमानत राशि बाद में जब्त कर ली गई। 1917 के प्रारंभ में लॉर्ड पेल्टलैंड की सरकार ने सरकारी आज्ञा पत्र नंबर 559 के अनुसार विद्यार्थियों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने से रोक दिया। यहाँ तक कि उनके लिए होम रूल की सभाओं में उपस्थित होना भी वर्जित कर दिया गया। सरकार का दमन चक्र उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब उन्होंने तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने का आदेश पारित कर दिया और श्रीमती एनी बेसेंट को उनके 2 घनिष्ठ सहयोगियों G.S. अरुंडेल और V.P. वाडिया सहित नज़रबंद कर दिया। सरकार का विचार था कि इन दमन कार्यों से जनता में भय व्याप्त होगा और आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इन दमन कार्यों से जनता के मन में सरकार के प्रति आक्रोश और भड़क गया और इन दमन कार्यों ने आंदोलन की अग्नि में आहुति का ही कार्य किया। इसके कारण देश के एक कोने से दूसरे कोने तक विरोध और रोष का तूफान सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गया। सारे देश में श्रीमती एनी बेसेंट की नज़रबंदी के विरोध में सभाएं होने लगी। वे राष्ट्रीय नेता जो अब तक होम रूल आंदोलन से अलग थे, वो भी होम रूल लीग के सदस्य हो गए और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भागीदारी की। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुसलमान नेता भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। जनता के द्वारा जगह जगह पर सभाएं कर श्रीमती एनी बेसेंट के रिहाई की मांग की गई। अंततः इन विरोधों से घबराकर थोड़े समय बाद सरकार ने श्रीमती एनी बेसेंट को छोड़ दिया और 1917 में वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा चुनी गई। 1917 में भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा के कारण होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया।
घोषणा पत्र में यह उत्साहपूर्ण बात थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना है। एक तरह से कहा जाए तो कहीं न कहीं इस आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 1917 की घोषणा से भारतीय शासन के विकास में भी एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ और जिसने आगे चलकर 1919 का भारत शासन अधिनियम की नींव बनने का कार्य किया। धन्यवाद।